नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो न्यू सिलेबस है जीके पेपर 1 का, उसकी जो नए टॉपिक जुड़े हैं वो देख रहे थे। 7-8 टॉपिक अपने हो चुके हैं और उसकी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है न्यू टॉपिक्स के नाम से। और अपन ने जो है पिछले वीडियो में देखा था नागरिकता, और नागरिकता का जो स्टार्टिंग का भाग है वो उसमें देख लिया था। अब ये नागरिकता जो है भाग 2 है, दूसरा वीडियो ये नागरिकता का। और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आए तो पहले पिछला वीडियो जरूर देखें हैं ताकि लाइन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आज अपन जो है बात करते हैं नागरिकता में आगे, क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की जो है मोदी सरकार ने जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो जारी किया था, जिसके बाद में बहुत सारे धरने प्रदर्शन भी हुए थे, इसलिए यहां से क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है कि जो है प्राकृतिकीकरण के आधार पर, और प्राकृतिकीकरण क्या होता है अपन कल देख चुके हैं कि कोई भी जो है ना विदेशी जो नागरिक जो भारतीय मूल का है वो दोहरी नागरिकता नहीं रख सकता। क्या नहीं रख सकता? शॉर्ट में लिख देता हूं, दोहरी नागरिकता जो है ना वो नहीं रख सकता। और अगर वो कोई भारत का जो है बाहर का व्यक्ति या भारतीय मूल का व्यक्ति भारत की नागरिकता अगर जो है भारत की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी पहले वाली नागरिकता समाप्त हो जाएगी। पहले वाली नागरिकता के समाप्त होने की शपथ लेगा वो, नागरिकता का समापन शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या जो है प्राकृतिकीकरण, यानी कि अगर आप जो है भारत की नागरिकता ले रहे हो तो आपको जो पहले वाली जो जिस भी देश की नागरिकता है उससे अपने को हटाना पड़ेगा या उसको त्यागना पड़ेगा। तो अब जो नागरिकता अधिनियम 2019 जो है उसमें जो प्राकृतिकीकरण है, यानी कि पहले वाली देश की नागरिकता त्यागने के बाद में उसके आधार पर अफगानिस्तान, देश के नाम याद रख लेना, पाकिस्तान वह बांग्लादेश, तीनों के नाम याद रख लेना। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू धर्मों को भी याद रख लेना। बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, पारसी को नागरिकता दी जा सकती है। मतलब मुसलमान के अलावा कोई भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आता है, किसके आधार पर? प्राकृतिकीकरण के आधार पर, यानी कि उन देशों की जिस भी देश से वो आ रहा है उनकी नागरिकता को त्याग कर आता है तो उसको जो है नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। यदि वह पिछले 6 वर्ष से भारत में रह रहा हो, मतलब पिछले 6 वर्षों से वो भारत में ही रह रहा हो, ऐसे नहीं कि आज ही भाग के आ जाए, ठीक। और पात्रता क्या कहती है कि ऐसे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत में प्रवेश कर चुका हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए कोई भी जो है हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन और पारसी आज भी आ जाए तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। उसके लिए आपको 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर लिया होगा किसी ने, उसी को ही नागरिकता दी गई थी इसके अनुसार, या दी जाएगी, ठीक है। अब अपवर्जित क्षेत्र जहां CAA लागू नहीं होता, मतलब जो ये नागरिकता जो संशोधन अधिनियम है उसको शॉर्ट में इंग्लिश में कहेंगे CAA, ये कहां लागू नहीं होता है ये ध्यान में रख लेना। सबसे पहले जो 6ठी अनुसूची है उसके अंतर्गत आने वाले जनजातीय क्षेत्रों पर यह लागू नहीं होगा। मतलब असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, नाम ध्यान में रख लेना क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत अपवर्जित क्षेत्र में शामिल नहीं है, और ऑप्शन में होता है एक मणिपुर या नागालैंड। अपने को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ना तो इसमें अरुणाचल प्रदेश है, ना इसमें मणिपुर है, ना नागालैंड है। ध्यान में रख लेना, इसमें है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। यहां पर जो है ये लागू नहीं होगा। मतलब अगर कोई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन और पारसी इन राज्यों में रहना चाहें तो वो नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि इन राज्यों में ये लागू नहीं होता है। फिर बंगाल पूर्वी सीमा विनियमन 1873 के अंतर्गत अधिसूचित इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्र, यानी कि इनर लाइन परमिट किसको मिलता है? जैसे एक अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मतलब पूर्वोत्तर जो राज्य हैं बहुत सारे, उनमें क्या होता है पूर्वोत्तर राज्य, बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है वहां, यहां पर क्या है इनर लाइन परमिट मिलता है। इनर लाइन परमिट क्या होता है? ये भारत के अन्य लोगों को मिलता है। जैसे अपन राजस्थान के हैं, अपने को अगर इन अरुणाचल प्रदेश या उस साइड पूर्वोत्तर में या दार्जिलिंग वगैरह वहां इस साइड जाना होता है ना, तब लगता है अपना इनर लाइन परमिट, जिसको कहते हैं ILP,
कि वहां पर अपन कुछ दिन के लिए जा सकते हैं, वहां अपन स्थायी रूप से रह नहीं सकते, वहां अपन जमीन नहीं खरीद सकते, अपन वहां रह नहीं सकते, उसको कहते हैं इनर लाइन परमिट। मतलब भारत के अन्य राज्यों के व्यक्तियों को एक इनर लाइन परमिट मिलता है, जैसे वीजा टाइप से हो गया एक, जो वहां जाकर घूमकर आ सकते हैं, जो है कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं परमानेंट, वहां पर आप जमीन खरीद कर बस नहीं सकते। तो किस किस पर लागू नहीं होता ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019? एक तो जनजातीय क्षेत्र जो 6ठी अनुसूची में शामिल है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। दूसरा इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्र। अब इसमें एक संशोधित प्रावधान किया गया, वो देख लो आप, कि गृह मंत्रालय द्वारा दस्तावेजों की अनिवार्यता में स्थिरता दी जाती है। मतलब उनको थोड़ा सा स्थिरीकरण दिया जाता है। किस प्रकार का? विशेषकर विदेशी नागरिक से संबंधित प्रमाण पत्रों के संदर्भ में। यानी कि कोई भी व्यक्ति वो विदेशी नागरिक है, मतलब कोई सिख है जो पाकिस्तान से जो है पंजाब आ गया, अब उसको जो थोड़ी सी जो है स्थिरता जो दी जा सकती है कि विदेशी नागरिक जो है उसको, कि उससे जो मतलब पहले वाली नागरिकता है उससे संबंधित वो प्रमाण पत्र जो है थोड़े उसमें जो है दे सकते। जैसे किसी के पास पाकिस्तान की नागरिकता त्यागने का या उसका सबूत नहीं हो तो कोई बात नहीं है, ऐसे दस्तावेजों को उपयुक्त साक्षात्कार के दौरान प्रस्तुत किए जाने की अनुमति दी जा सकती है। तो ये कोई खास है नहीं, इसको आगे देखते हैं। फिर नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A, असम के लिए विशेष प्रावधान। ये धारा असम समझौते 1985 से संबंधित है। यहां 1955 है या 1985 ध्यान में रख लेना। जो नागरिकता अधिनियम 1955 आया था, जो सबसे पहले आया था, क्योंकि कल का वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा तो पहले जरूर देख लेना, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा आपके। अपन आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ अपनी जो है सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। किसकी? सेकंड ग्रेड की। मैथ की अलग चल रही है, जीके की, करंट की, मतलब अलग अलग टेस्ट सीरीज है। और जो जीके की टेस्ट सीरीज है उसमें 55 टेस्ट हैं। कितने टेस्ट हैं? 55 टेस्ट। और 55 टेस्ट मात्र 249 रुपए में मिल रहे हैं आपको, और इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी बात मैं बता दूं, इन 55 टेस्ट की विशेषता, हर टेस्ट में जो है क्वेश्चन की संख्या है 50, ठीक है। और 2 डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं। अब आप ये डेमो टेस्ट इसलिए फ्री दिए हुए हैं, दोनों डेमो टेस्ट जाकर जरूर देखना। और उसी में से जो है ये टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी में से डेमो टेस्ट हैं। टेस्ट डेमो इसलिए फ्री दिए हैं कि आपको ये ना लगे कि अपन जो वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, वहां पर जाकर वन लाइनर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, इस हिसाब से सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो मेरे कहने पर एक बार ये डेमो टेस्ट जाकर देखें, क्योंकि लगभग 400 प्लस स्टूडेंट ने ये बाई कर लिया है टेस्ट सीरीज को। तो आप भी जाकर जरूर करें। कारण ये कि इसमें जो है 55 टेस्ट कोई भी नहीं देता टॉपिक वाइज, साथ में मेजर टेस्ट भी है, लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, और सिर्फ 249 रुपए में। और 2 डेमो टेस्ट इसलिए फ्री दिए ताकि आपको लेवल का पता चले। तो मेरे कहने पर आप टेस्ट सीरीज ले या नहीं ले, लेकिन ये डेमो टेस्ट जाकर जरूर देखें, फिर आपको जो लेवल का पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका नागरिकता अधिनियम 1955 है उसकी धारा 6, नाम नोट कर लेना, धारा 6, असम के लिए विशेष प्रावधान। तो क्वेश्चन आ जाए तो धारा 6A में क्या है? असम के लिए विशेष प्रावधान। और यह धारा असम समझौते जो 1985 उससे संबंधित है। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत बांग्लादेश से असम में प्रवास करने वाले व्यक्तियों को निम्नानुसार नागरिकता प्रदान की जाएगी। ऊपर तो साफ साफ लिख दिया कि नागरिकता दी ही नहीं जाएगी। किसमें? जो आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है उसमें। लेकिन कुछ असम के लिए विशेष प्रावधान है। वो क्या है कि 1 जनवरी 1966 से पूर्व प्रवेश कोई भी बांग्लादेशी नागरिक अगर 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश कर चुका है तो उसको अपने आप स्वतः नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। डेट याद रख लेना, 1 जनवरी 1966। 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971, जब तक बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, युद्ध वगैरह चले थे, उसके मध्य अगर आपने प्रवेश किया है तो पंजीकरण के उपरांत सशर्त नागरिकता दी जाएगी। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में जो है कुछ शर्तें होंगी, कंडीशंस होगी, उनके आधार पर आपको नागरिकता दी जाएगी। कब से कब? 1 जनवरी 1966 से 25 जनवरी 1971 के मध्य अगर आपने प्रवेश किया है तो। फिर 25 मार्च 1971 के पश्चात अगर आपने प्रवेश किया तो नागरिकता के लिए आप अयोग्य हैं। फिर किसी भी बांग्लादेशी को जो है भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब एक जो है सर्वोच्च न्यायालय का इस पर एक निर्णय आया। किस पर? जो आपका धारा 6A है, इस पर। धारा 6A को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया गया है। ध्यान में रख लेना, यह संविधान के अनुच्छेद 6, 7 या 29 का उल्लंघन नहीं करती है। अभी 6, 7 ये अपन पिछले वीडियो में पढ़कर आ चुके हैं।
न्यायालय ने यह भी माना कि प्रवास के कारण असम की सांस्कृतिक पहचान को कोई भी क्षति नहीं पहुंची है। यह सब सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये धारा 6A है इसके अंतर्गत माना कि असम की जो संस्कृति है उसको कोई क्षति नहीं पहुंची है। लेकिन अब जो है मुख्य चुनौतियां क्या है वो देखो, विदेशी न्यायाधिकरणों पर अत्यधिक भार है, जनसांख्यिकी परिवर्तन, मतलब जो विदेशी न्यायाधिकरण है बनाए हुए हैं असम वगैरह में, उनमें बहुत अत्यधिक भार है, भीड़ है। अब यहाँ पर एक जो भारत के लिए चैलेंजिंग है वो है जनसांख्यिकी परिवर्तन। बंगाली भाषी जो जनसंख्या उसमें 36% की वृद्धि हुई है। कितनी परसेंट की? 36% की। कहां की बात हो रही है? असम की बात हो रही है। और असमिया भाषी जनसंख्या में 30% की कमी आई है 1951 से 2011 के। ये चुनौतियां हैं, कुछ कारण है कि न्यायालय ने तो मान लिया कि असम की संस्कृति को कोई जो नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन रियल में बहुत कुछ हो रहा है। अब ये आलोचना जो होती है ये वैसे तो अपने जो है इतनी काम की नहीं है सेकंड ग्रेड में, कारण है कि आलोचना तो अपन जो है सेंस के आधार पर ही बता देते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से कि आलोचना है या क्या है, वैसे पढ़ लेते हैं एक बार। ये भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के विरुद्ध है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को इसमें शामिल नहीं किया गया। क्यों? जो नागरिकता अधिनियम है ना आपका CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की बात हो रही है कि क्या क्या आलोचना हो रही है इसकी। सबसे पहले कि ये भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के विरुद्ध है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को इसमें शामिल नहीं किया गया। इसके प्रावधान भारतीय संविधान में प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकार के अनुरूप नहीं है, क्योंकि मुस्लिम को जो है यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। अवैध प्रवासियों को वैध नागरिक के रूप में मान्यता देना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। जैसे बोध गया हमले में रोहिंग्या शरणार्थियों की भूमिका देखी गई, ठीक है, लेकिन ये रोहिंग्या तो वैसे भी बाहर निकालने के लायक ही है। फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत की छवि को ठेस पहुंचेगी, ये आलोचना है इस अधिनियम की। देश में अधिक जनसंख्या के कारण पहले से संसाधनों पर व्यापक दबाव है, ऐसे में अवैध प्रवासियों से संसाधनों पर और अधिक दबाव बढ़ेगा। बात तो सही है, खुद वालों को ही संभालने सबसे पहले तो। फिर कानून के संबंध में फैली अफवाहों में से अब अल्पसंख्यक समुदाय में संशय उत्पन्न होता है कि उनकी नागरिकता पर संकट आ जाएगा। मतलब ये आने से मुस्लिम जो समुदाय है उसको ये लगने लग गया था हम सब पर जो है सबको बाहर निकाल देंगे और हमारी नागरिकता छीन लेंगे, लेकिन ये एक सिर्फ अफवाह ही थी, ठीक है। अवैध प्रवासियों को नागरिक के रूप में स्वीकार करने में वोट बैंक पॉलिटिक्स की भूमिका भी है। इससे नीति निर्माण में उनकी भागीदारी होगी और उन्हें और अधिक बढ़ावा मिलेगा। ये सारे आलोचना है जो विभिन्न पार्टियों और जो है पक्ष विपक्ष द्वारा की गई है। जिस क्षेत्र में अवैध प्रवासियों की अधिक संख्या नागरिक के रूप में स्थापित होगी वहां की संस्कृति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। उदाहरण है कि असम में इसके प्रावधान असम समझौते की भावना के विरुद्ध है। मतलब सांस्कृतिक जो मतलब मान लो कि अपन राजस्थान में अगर पाकिस्तानी आने लग जाए तो अपनी संस्कृति विलुप्त होने लग जाएगी और अलग होने लग जाएंगे। मतलब वहां से चाहे हिंदू आए चाहे मुसलमान आए उनकी संस्कृति तो अलग ही रहेगी अपने से कुछ ना कुछ। तो ऐसे करके जो है जो स्थानीय संस्कृति उसको जो है नुकसान हो सकता है। फिर सरकार का रुख क्या रहता है इन पर, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। 1950 में नेहरू लियाकत समझौता, जिसको दिल्ली पैक्ट कहते हैं, ध्यान में रखना, 1950 में किया गया था। इसके तहत दोनों देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया गया था। किंतु वर्तमान स्थिति में क्या है, मतलब जो भारत जब आजाद हुआ था, भारत का जो विभाजन हुआ था जब 1950 में, नेहरू और लियाकत जो पाकिस्तान के थे उस समय प्रधानमंत्री, उनके मध्य एक दिल्ली पैक्ट जो हुआ था उसमें यह कहा गया था कि दोनों देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को, मतलब भारत में मुसलमान और पाकिस्तान में हिंदू जो है वो क्या है आपके अल्पसंख्यक है, उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है दोनों देशों की या तीनों देशों की, वो देखो। देश इधर भारत है, पाकिस्तान और बांग्लादेश है। स्वतंत्रता के समय अल्पसंख्यक का मतलब हो गया भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, ठीक है। और वर्तमान में अल्पसंख्यक कितने हैं? भारत में मुसलमान जो है वो 9% थे कब? स्वतंत्रता के समय। अभी लगभग 14% हो चुके हैं अल्पसंख्यक, ठीक है। हालांकि 20% के आसपास है, लेकिन एक जो है ये हो सकता है पुराना डेटा हो। फिर है पाकिस्तान में जो है 20% हिंदू थे आजादी के समय, अब मात्र 2% रह गए हैं, ठीक है, मात्र 2% रह गए। इसलिए ये अधिनियम, मतलब सरकार ये कहना चाहती है कि ये डेटा देखने के बाद में अपन जो है मुसलमान जो शब्द है उसको हटाया अपन ने। बांग्लादेश में हिंदू 23% थे, वर्तमान में जो है 9.6% ही है। तो यहां पर तो फिर भी चलो बहुत जो है ज्यादा कम नहीं हुआ, लेकिन बांग्लादेश जो है पहले पाकिस्तान ही था, बाद में बांग्लादेश बना था, तो यहां पर 20% से 2% हो गए। जबकि भारत ने तो इस बात को जो आपका नेहरू लियाकत समझौता हुआ था उसको बहुत अच्छे से देखो टैकल किया है, 9 से 14% हो गए। लेकिन यहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इस पर सही से अमल नहीं किया, इस कारण ही जो है आपका
CAA लाया गया। अतः भारत का दायित्व है कि वह धार्मिक उत्पीड़न से भारत आए लोगों को संरक्षण प्रदान करे। सरकार ये कहना चाहती है। साथ ही मुस्लिम समुदाय को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश प्रकृति स्वरूप इस्लामिक राष्ट्र हैं और ऐसे में मुसलमान या मुस्लिम समुदाय के उत्पीड़न को नकारा जा सकता है। यह सरकार का रुख है। ठीक है, अब बात आती है नागरिकता समाप्ति की, कि नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है। ठीक है, नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके बताए गए हैं कि 3 तरीकों से नागरिकता समाप्त हो सकती है। एक तो आप क्या नागरिकता को त्याग दें, ठीक है, एक बर्खास्तगी टर्मिनेट कर दे, और एक वंचित करना। तीनों नाम याद रख लेना, त्यागना, बर्खास्त और वंचित करना। इंग्लिश में भी इसको याद रख लेना आप। तो ये तीनों तरीके हैं जो है नागरिकता के समाप्ति के हैं। ठीक है, अब जो है सबसे पहला है त्यागना, कि कैसे त्याग सकता है। 3 तरीकों में पहला तरीका त्यागना, स्वेच्छा से नागरिकता त्यागने की घोषणा। युद्ध के समय ऐसी घोषणा को केंद्र सरकार द्वारा टाला जा सकता है। मान लो कि भारत का युद्ध होता है और आप डर के मारे, मान लो भारतीय सरकार ऐसे निकाल देती है ऑर्डर कि सभी को सेना में जाना होगा, सभी को हथियार उठाने होंगे, और आप डर कर जो है या नागरिकता छोड़कर भाग जाते हो, या फिर कोई आप आर्म्ड फोर्सेज में हो और आप नागरिकता त्यागने की सोच लेते हो युद्ध के समय। तो युद्ध के समय जो है सरकार पर डिपेंड करता है कि वो आपकी नागरिकता त्यागने की घोषणा को टाल सकती है, वरना आप जो है नागरिकता स्वेच्छा से त्याग सकते हैं। स्वेच्छा से नागरिकता त्यागने पर उस व्यक्ति के नाबालिग बच्चे की नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। अगर मान लो कि आप नागरिकता त्याग रहे हो और आपके 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो उसकी नागरिकता भी आपके साथ ही समाप्त होगी, और ऐसा बच्चा 18 वर्ष का होने पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। वो तो वापस वो अगर 18 का होगा ना जब भी, तब वो वापस उस भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन अगर आप नागरिक त्याग रहे हो तो आपका नाबालिग बच्चा भी ऑटोमेटिकली ही नागरिकता समाप्त हो जाएगी उसकी। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छी है, ध्यान में रखना। दूसरा है नागरिकता की बर्खास्तगी। बर्खास्त कैसे कर सकते हैं। भारतीय नागरिक द्वारा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता स्वतः बर्खास्त हो जाती है। मान लो आप कनाडा के जो है या यूके के कहीं की भी नागरिकता ले लेते हैं, तो फिर आप जो है आपकी भारतीय नागरिकता जो है अपने आप ही क्या हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी। अर्थात दोहरी नागरिकता का निषेध किया गया भारतीय संविधान में। युद्ध के समय यह उपबंध लागू नहीं होता है। युद्ध के समय यह लागू नहीं होता है, मतलब कई जैसे कोई त्यागता है भारतीय नागरिकता, युद्ध के समय नहीं जो है जा सकता, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि दूसरे देश के ले लेता हूं, क्योंकि कई जगह दोहरी नागरिकता है, तो उस समय जो है ये लागू नहीं होता, वो भारत का भी नागरिक रहता ही है। फिर है वंचित करना। ये केवल पंजीकरण और प्राकृतिकीकरण को अपन ऊपर देख चुके द्वारा अर्जित नागरिकता पर ही लागू होता है। किस द्वारा, जो रजिस्ट्रेशन और प्राकृतिकीकरण है, मतलब जो जन्म से ही भारत का नागरिक है उस पर यह लागू नहीं होती है वंचित करना। निम्न मामलों में नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। गलत तथ्यों के आधार पर अर्जित नागरिकता, किसी ने गलत तथ्यों पर जो है पंजीकरण या प्राकृतिकीकरण कर लिया हो, संविधान के प्रति अनास्था जताने पर, युद्ध के दौरान शत्रु देश के साथ गैर कानूनी व्यापार करने या राष्ट्र विरोधी सूचना देने पर, 5 वर्ष तक की अवधि में ऐसा अपराध किया गया हो जिसमें 2 वर्ष की सजा हुई हो, बिना सूचना के 7 वर्षों से भारत से बाहर आओ। ये उन लोगों पर है जो बाहर से आए और भारत की नागरिकता जिन्होंने ली थी। जन्म से जो भारत के नागरिक है उन पर यह लागू नहीं होता है। अब नोट, NRI जो भारत में रहते हैं, भारतीय प्रवासी भी भारतीय नागरिक हैं, इन्हें मतदान का अधिकार दिया गया है। आधार कार्ड भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ठीक है, एक ध्यान रखना, आधार कार्ड जो है भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है, यह ध्यान रखना है। और जो NRI है वो भी भारतीय नागरिक है और उनको भी मतदान का अधिकार होता है। अब है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारतीय प्रवासी है, बाहर रहते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में प्रस्तुत किए गए किसी अन्य देश के नागरिक जो 26 जनवरी 1950 अथवा उसके बाद भारत का नागरिक था, वो क्या है, वो मतलब प्रवासी जो होते हैं ना, अपन सुनते हैं ना भारतीय प्रवासी, उन प्रवासी शब्द की परिभाषा मैं बता रहा हूं आपको। 2005 में जो परिभाषित की गई थी कि 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने से पहले, ठीक है, या सॉरी संविधान लागू होने और उसके बाद भारत का नागरिक था, वो भारतीय प्रवासी माना जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था, उसको भी भारतीय प्रवासी माना जाएगा, भले वो पाकिस्तान में चला गया उसकी फैमिली। 15 अगस्त 1947 को भारत के भूभाग से संबंधित हो तो वो भी क्या माना जाएगा, भारतीय प्रवासी माना जाएगा। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं ना कई जो क्रिकेट टीम है, जैसे साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम है, जो केशव महाराज है, उसमें वो भारतीय प्रवासी हैं। भारतीय प्रवासी क्यों है कि उनमें से ये 3 कंडीशन में से एक करते होंगे पूरी वो फुलफिल। उपयुक्त व्यक्ति का पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री पड़पोता सब के सब ही जो है माने जाएंगे इसमें भारतीय प्रवासी। फिर OCI कार्ड धारक, ये क्या होता है, OCI कार्ड धारक क्या होता है,
ये विदेशी नागरिकों को दिया जाता है जो भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के जो विदेशी नागरिक है उनको दिया जाता है ये, ठीक है। ओसीआई कार्ड जो होता है उसका जो है क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से ही चलता है। ये देखो ओसीआई जो है यही है। इसमें क्या होता है, मतदान का अधिकार नहीं होता है इनको। मतदान का अधिकार वाले जो है वो कौन से थे, एनआरआई है वो। एनआरआई क्या होते हैं वो मैं बता देता हूं। एनआरआई जो है वो भारतीय नागरिक होते हैं लेकिन अन्य देशों में रहते हैं, एनआरआई, ठीक है। और ये ओवरसीज वाले तो वो हैं जो मतलब पहले ही चले गए थे, मतलब आजादी से पहले या संविधान लागू होने के बाद वहां के नागरिक बन के रह गए, ठीक है। तो विदेशी नागरिक जो भारतीय मूल के हैं लेकिन भारतीय नागरिक नहीं है, एनआरआई तो भारत के नागरिक होते हैं, इसलिए इनको जो है वोट का अधिकार होता है, ठीक है। तो इनको ये मतदान का अधिकार नहीं होता, चुनाव नहीं लड़ सकते, सरकारी नौकरी नहीं कर सकते और कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। ओसीआई कार्ड होता क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि ओसीआई जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ जो इंडिया है, इसके अनुसार जो है मतलब एक विशिष्ट प्रकार का जो कार्ड होता है जिसके अनुसार बिना वीजा के जो है कोई भी भारत में आ सकता है, भारतीय मूल का नागरिक। कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। अब ओसीआई कार्ड रद्द करना, गलत तथ्यों के आधार पर ओसीआई कार्ड हासिल करने पर, राजद्रोह के मामले में और अपराध करने पर, तो ये सारे मामले जो है इन पर अपन क्या कर सकते हैं, ओसीआई कार्ड को समाप्त कर सकते हैं। अब एक अपनी क्लास बची है जिसको अपन अलग से देखेंगे, इस सभी का विश्लेषण क्या निकल कर आता है, किसका, जो अपन ने अभी तक क्लास देखी है उसका। तब तक आप जो है क्लास नंबर जो है 1 और 2 को पूरा देखें, फिर अपन क्लास नंबर 3 पर आएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।